गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे रैखिक तथा द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने रैखिक तथा द्विघात समीकरण के टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी फार्मूले दिए गए हैं सारे फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक बात मैं और आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है समीकरण x² - 10x + 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1/5, ऑप्शन नंबर बी आपका है 11/5, ऑप्शन नंबर सी आपका है 5/21 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 21/20। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि x² - 10x + 11 का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। तो आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है कि मूलों का जो हरात्मक माध्य होता है, मूलों का हरात्मक माध्य बराबर होता है 2α × बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। यह मूलों का हरात्मक माध्य का फार्मूला है। मूलों का हरात्मक माध्य बराबर होता है 2α × बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। यानी कि यदि हमें अल्फा × बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल जाए तो हम मूलों का हरात्मक माध्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का मैंने आपको फार्मूला कल की क्लास में बताया था कि माइनस का x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक, माइनस का x का गुणांक क्या है -10 डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। तो x² का गुणांक 1 है, तो यह माइनस और यह माइनस प्लस यानी 10 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 10 मिल जाएगा। अब मूलों का गुणनफल का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अचर पद डिवाइडेड बाय होता है x² का गुणांक। तो अचर पद आपका 11 है और x² का गुणांक 1 है, यानी अल्फा × बीटा का मान 11 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 2α × बीटा का मान है 11 और अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है 10। तो 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, यानी कि जो इस समीकरण का हरात्मक माध्य होगा वो आपका 11/5 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको यह फार्मूला और मूलों का योगफल और मूलों को गुणनफल का फार्मूला पता हो तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है समीकरण p - q × x² + q - r × x + r - p बराबर 0 के मूल है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कम से कम इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन और यदि अधिक मात्रा में पूछता है तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का जो मानक फार्मूला होता है वह आपका होता है x बराबर -b ± करड़ी के अंदर आपका होता है b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का जो मानक समीकरण होता है या यह कह सकते हैं मानक फार्मूला होता है -b ± करड़ी के अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हमको abc का मान ज्ञात करना है। तो abc का मान कैसे ज्ञात करेंगे? abc का मान ज्ञात करने के लिए आपको ax² प्लस का
bx प्लस c बराबर 0 से इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो तुलना करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो a का मान आपका कितना आएगा, a का मान आपका आएगा p माइनस का q। अब b का मान निकालिए, तो b का मान कितना आएगा, q माइनस का r। फिर आप c का मान निकालेंगे, तो c का मान कितना आएगा, r माइनस p। मैंने इस समीकरण को द्विघात के मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराया। तो a का मान p माइनस q, b का मान q माइनस r और c का मान r माइनस p। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो रख देते हैं माइनस का b प्लस माइनस करड़ी के अंदर देखिएगा b², b का मान कितना है q माइनस r का होल स्क्वायर माइनस का 4 और a का मान कितना है, a का मान आपका है p माइनस q। उसके बाद से c का मान है आपका r माइनस b डिवाइडेड बाई आपका होता है 2a। तो 2a का मान आपका कितना है p माइनस का q। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पर b का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर b का मान रख देते हैं। तो b का मान कितना है आपका, b का मान आपका है q माइनस r। तो माइनस का q माइनस r, यह जो माइनस है यह आपका फार्मूले से है। अब देखिए इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, r माइनस का q और प्लस माइनस करड़ी के अंदर क्या होगा आपका q माइनस r का स्क्वायर करना है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर करना है। a का काम कौन कर रहा है, q। तो q का स्क्वायर प्लस b² यानी r का स्क्वायर माइनस का 2qr। अब देखिए माइनस का 4 है ही, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए तो क्या होगा, pr माइनस का p² और प्लस का pr। देखिएगा pr माइनस का p², उसके बाद एक qr होगा, ये qr है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिएगा p का r में कराया तो pr, अब p का माइनस p में कराया p², फिर माइनस q का r में कराएंगे तो a आपका हो जाएगा माइनस का qr। उसके बाद से माइनस q का माइनस p में कराएंगे तो प्लस का आपका हो जाएगा pq। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद से नीचे आपका 2pq है, तो ऐसे ही रखते हैं 2 और p माइनस का q। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, बस इस 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरे ब्रैकेट में और पूरे को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद से करड़ी के बाहर जो वैल्यू आएगी एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कीजिएगा और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कीजिएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो वो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। वो आपका आएगा r माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस का क्यूब, एक मूल आएगा और दूसरा मूल 1 आएगा। आपको यहाँ से सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है। 4 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे ये है ही तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा यहाँ पर एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्लस लेने पर एक मूल आ जाएगा और माइनस लेने पर एक मूल आपका आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है समीकरण करड़ी में 3 x² प्लस 11x प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर 0 के मूल है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दे रखा है करड़ी के अंदर 3x² प्लस का 11x प्लस का 6 करड़ी में 3 बराबर 0। आपको इसके मूल निकालना है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से द्विघात समीकरण के रूल से ही सॉल्व कर देता हूं। देखिएगा कड़ी में 3 का 6 कड़ी में 3 में गुणा कराइए। क्या करना है, कड़ी में 3 का 6 कड़ी में 3 से गुणा कराइए तो 6 और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी 6 3 का 18। आपको 18 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 11 आए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, तो 9 दूना 18 भी हो जाएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 भी हो जाएगा। तो कर लेते हैं
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करड़ी में 3x² प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 6 करड़ी के अंदर 3। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, यहाँ पर भी कड़ी में 3 है। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3। एक 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। अब गुणे 3 है तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा कराएंगे 3 ही होगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ सके कि 9 से कड़ी में 3 कैसे कॉमन होता है। तो देखिएगा यहाँ से दोनों में आपको एक बार लिख लेते हैं। तो कड़ी में 3x² प्लस का 9 को मैं लिख देता हूँ कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे 3 इंटू का x प्लस का 2x और प्लस का 6 करड़ी के अंदर 3। ऐसा मैं इसलिए लिखा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखिए कड़ी में 3 यहाँ पर भी, कड़ी में 3 यहाँ पर भी और x यानी कि कड़ी में 3x आपका कॉमन होगा तो मिलेगा आपको x प्लस कड़ी में 3 कॉमन हो गया तो मिलेगा 3 कड़ी के अंदर 3। अब देखिएगा इन दोनों व्यंजक में आपका 2 कॉमन है तो मिलेगा x प्लस 3 कड़ी के अंदर 3 बराबर 0। अब देखिएगा यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट दोनों सेम है तो एक बार लिख लेते हैं। तो x प्लस 3 कड़ी में 3 एक ब्रैकेट में और कड़ी में 3x प्लस 2 कड़ी में 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब x के आपके 2 मान आएंगे, x के आपके 2 मान आएंगे तो ध्यान से देखिएगा। एक बार x प्लस 3 कड़ी में 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान माइनस का 3 कड़ी में 3 आएगा और यहाँ से देखिएगा कड़ी में 3x प्लस 2 बराबर 0 है तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो माइनस का 2 बट्टे कड़ी में 3 मिलेगा। तो इस तरीके से x के 2 मान आ गए, यानी दोनों मूल आपने निकाल लिया। एक माइनस का 3 कड़ी में 3, एक माइनस का 2 बट्टे कड़ी में 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है यदि x बराबर कड़ी के अंदर 2 प्लस कड़ी के अंदर 2 प्लस कड़ी के अंदर 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट हो तो x का एक मूल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 4। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपको मिल गया जो कि यूपी पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इसका एक मूल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहली पॉइंट, इस 2 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसी 2 संख्याओं के बीच गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। इस 2 को ऐसे 2 संख्याओं के बीच गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 2 को क्या मैं 2 गुणे 1 लिख सकता हूं। तो 2 गुणे 1 लिखने से इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उस अंक का ऐसे आपको गुणनखंड करना है कि उन अंकों के बीच का अंतर 1 हो। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे यही अगर 6 रहता, यहाँ पर भी 6 रहता, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो 6 को आपको ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसे 2 संख्याओं के बीच गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। यानी इसको लिखते हैं आप 3 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 लिखते हैं तो 3 और 2 का अंतर कितना आता है, 1। यानी हमेशा अंतर 1 लेना है। उसी प्रकार से यदि कड़ी के अंदर 12 प्लस कड़ी के अंदर 12 प्लस कड़ी के अंदर 12 रहता तो 12 को आपको ऐसे गुणनखंड करना होता है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो। तो 12 क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 3। यह बात आपको क्लियर है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जिन 2 संख्याओं के बीच आप गुणनखंड कर रहे हैं उनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 1। तो 2 गुणे 1 लिखने से इन संख्याओं के बीच का अंतर 1 भी हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि बीच बीच में प्लस है, क्या मैं बोल रहा हूं, यदि बीच बीच में प्लस है तो आपको बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। कब,
यदि बीच बीच में प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब? जब बीच बीच में प्लस हो। इसी में यदि प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप निकल लिया कि आंसर 2 आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर बीच बीच में माइनस रहता, बीच बीच में क्या रहता, माइनस रहता, तो कौन सी संख्या लेना होता? यदि बीच बीच में माइनस होता तो इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होती, छोटी संख्या क्या है? 2 और 1 में 1, तो 1 आपका आंसर होता है। यानी कि माइनस होने पर आपको जो गुणनखंड किए हैं उसमें से छोटी संख्या लेना होता है, और प्लस होने पर उन दोनों में से जो बड़ी संख्या होता है उसको लेना होता है। एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे अगर यदि आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए करड़ी के अंदर 6 प्लस करड़ी के अंदर 6 प्लस करड़ी के अंदर 6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटिव का एक मूल होगा, तो पहला काम आपको क्या करना है? 6 का ऐसे दो संख्याओं के बीच गुणनखंड करना हो जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ओके, अब देखिए बीच बीच में प्लस है तो कौन सा आंसर होगा? बीच बीच में प्लस है यानी बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। कब? प्लस होने पर बड़ी वाली संख्या लेना है यानी आंसर 3 होगा। यहीं पर यदि प्लस प्लस ना रहता, सारे जगह माइनस रहता, प्लस प्लस ना रहता, सारे जगह माइनस होता, तो 6 का गुणनखंड में निकल लिया 2 गुणे 3, तो माइनस होने पर इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या लेना है, यानी छोटी संख्या क्या है? 2, यानी 2 आंसर होता। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस होने पर छोटी वाली संख्या आंसर होता है और बीच बीच में प्लस होने पर बड़ी वाली संख्या आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 वर्गमूल तथा घनमूल में बहुत पढ़ाया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके चैप्टर नंबर 1 वर्गमूल तथा घनमूल में। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है व्यंजक x² + 2bx + c का मान धनात्मक होगा यदि। 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में इसका मान धनात्मक होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ए आपका x² है, 2bx को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे b गुणे x, यानी कि यदि हमारा प्लस का b² मिल जाए तो हमारा एक फार्मूले के रूप में आ जाता है। तो प्लस का b² लेने के लिए प्लस b² इसमें जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, तो यहाँ कर लेते हैं प्लस का b² और माइनस का b² प्लस c। मैं यह जोड़ और घटा इसलिए रहा हूं जिससे हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए a² और प्लस b² प्लस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस b का होल स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं x प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपका माइनस का b² प्लस c है। आपको धनात्मक सिद्ध करना है, यानी धनात्मक के लिए कंडीशन आपको ज्ञात करना है। तो a देखिए पूर्ण वर्ग है तो a तो धनात्मक होगा ही, यह पूर्ण वर्ग है यह तो धनात्मक होगा ही। अब देखिए आपका बचता है माइनस का b² प्लस c। इसको धनात्मक होने के लिए क्या होगा? इसको धनात्मक होने के लिए जो c का मान हो वह अधिक होना चाहिए b² से। c का मान यहाँ से देखिएगा कैसे होता है, तो इसको लिख सकते हैं b² बराबर c। अब यहाँ से कंडीशन आपका ये होना चाहिए कि जो c का मान है वह b² से अधिक होगा, तभी यह वैल्यू धनात्मक होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है युगपत समीकरणों 2x + b1y + c1 = 0 और x + b2y + c2 = 0 के अनंत अनेक हल होंगे यदि। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो समीकरण दे रखा हो और उसके अनंत अनेक हल होने का कंडीशन होता है, अनंत अनेक हल का शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर आपका b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होना चाहिए। यह कंडीशन है किन्हीं भी दो समीकरणों को अनंत अनेक हल होने का।
a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो यहाँ से आपको a1 का मान पता होना चाहिए। तो इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 यह आपका है मान लीजिए, और समीकरण नंबर 2 आपका यह है। तो समीकरण नंबर 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर कराइए, और समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से आप कंपेयर कराइए, तुलना कराइए। तो यहाँ पर आप कंपेयर कराएंगे तो a1 का मान आपका है 2, कंपेयर कराएंगे तो a1 का मान है 2, फिर यहाँ पर a2 का मान चाहिए, तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो a2 का मान आपका है 1 बराबर b1 का मान देखिए कितना है, b1 का मान b1 ही है तो b1 ही रखेंगे। फिर देखिए b2 का मान कितना है, b2 ही है तो b2 ही रखेंगे। फिर उसके बाद से c1, तो c1 का मान c1 ही है आपका, और c2 का मान c2 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व करता हूं, यानी 2/1 बराबर b1 बटे b2 को, और एक के लिए मैं इसको और इसको लेकर के सॉल्व करता हूं। तो 2/1 बराबर c1 बटे c2। तो यहां से देखिए b1 बराबर आपका क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 बराबर आपका आएगा 2b2। b1 बराबर क्या आएगा 2b2। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे, तो आपको c1 बराबर मिल जाएगा 2c2। तो इस तरीके से b1 बराबर आपका आ गया 2b2 और c1 बराबर आ गया आपका 2c2। यही अनंत अनेक हल होने का कंडीशन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यह कंडीशन याद होना चाहिए कि अनंत अनेक हल का कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो सारी वैल्यू रख करके आपको सॉल्व कर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान है, तो p का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों मूल समान है। तो मैंने आपको मूलों की प्रकृति में लिखवाया था कि जब किसी भी मूल समान होने का कंडीशन क्या होता है, जो मूल समान होने का कंडीशन जब आपका होता है वो आपका b² माइनस 4ac का मान 0 होगा। यानी यदि b² माइनस के 4ac का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल समान और वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि दोनों मूल समान है, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। b का मान यहाँ पर कितना है देखिएगा, यहाँ पर इसको मैं द्विघात समीकरण से कंपेयर कराता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो कंपेयर कराएंगे तो a का मान आपको मिल जाएगा 1, a का मान आपको मिल जाएगा 1। अब b का मान कितना मिलेगा, b का मान आपको मिलेगा माइनस का p, b का मान मिलेगा माइनस का p, और c का मान आपको मिल जाएगा 8p माइनस का 15। सारी वैल्यू रख दीजिए। तो b² यानी माइनस के p का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 1 और c का मान कितना है 8p माइनस का 15। अब बराबर 0, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस p का स्क्वायर p² होगा, माइनस का 4 गुणे 1 4 होगा, और देखिए 8p माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए p² माइनस 4 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/32p, a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा, 15 चौक को 60 बराबर 0। यह आपने द्विघात समीकरण के रूप में निकाल लिया। अब करना क्या है, आपको द्विघात समीकरण के रूल से सॉल्व करके आपको p का मान निकाल लेना है। तो देखिएगा 60 है, 60 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 32 आए तो 30 गुना 60, 30 गुना 60 भी होगा, और 30 में आप 2 जोड़ेंगे तो 32 भी होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा p² माइनस का लिख लेते हैं 30p प्लस का 2p और प्लस का 60 बराबर 0। अब देखिए माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो p² माइनस का 30p
माइनस का 2p प्लस का 60 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका p कॉमन है तो मिलेगा आपको p माइनस का 30। इन दोनों व्यंजक से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो p माइनस का 30। अब देखिए p का 2 मान आएगा, एक आपका हो जाएगा p माइनस 30 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा p माइनस 2 बराबर 0। तो p का मान क्या आएगा, p बराबर यहां से निकालेंगे तो 30 आएगा और यहां से p बराबर निकालेंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से p के 2 मान आ गए, एक 30 और दूसरा 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है समीकरणों x प्लस वाई बराबर 13 और 2x प्लस 3y बराबर 32 का हल है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का मैंने आपको कल की क्लास में 2 तरीका बताया था। एक मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि और दूसरा आपको बताया था विलोपन विधि। तो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कीजिए चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, दोनों के आंसर सेम और समान और सही आएंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करवाता हूँ। विलोपन विधि का रूल क्या है? विलोपन विधि का रूल ये है कि आपको x अथवा y के गुणांक को समान करना होता है। x अथवा y के गुणांक को समान करना होता है। तो मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 आपका a है और समीकरण नंबर 2 आपका a है। तो समीकरण 1 व 2 चाहे आप x के गुणांक को समान करिए चाहे y के गुणांक को समान करिए, तो मैं x के गुणांक को समान करता हूं। यहाँ पर 2 है, यानी यदि इस समीकरण में मैं 2 से गुणा कर दूं तो x का गुणांक समान हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा 2x प्लस का 2y बराबर 26। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा, अब आपका इसमें भी x का गुणांक समान और इसमें भी x का गुणांक, यानी अब हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 आपका क्या है 2x प्लस का 3y बराबर आपका है 32। समीकरण 2 आपका है 2x प्लस का 2y बराबर आपका है 26। अब घटाने पर तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 3 और माइनस का समीकरण 2 से, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से। अब देखिए माइनस 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 a माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल। अब देखिए 3y में से 2y घटेगा तो y मिलेगा और 32 में से 26 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 6, यानी y का मान आपका निकल गया 6। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके आप x का मान निकाल लीजिए तो y बराबर 6 समीकरण 1 में, y बराबर 6 में रख देता हूं समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान 6 रखिए तो x प्लस y का मान 6 बराबर 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से x का मान आपने निकाल लिया 7 और y का मान 6। इस तरीके से x बराबर 7 y बराबर 6 ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यदि समीकरण निकाय kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि किन्हीं भी 2 समीकरणों के अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है। मैंने कल की क्लास में, यानी कि जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 आपको पढ़ाया है, उसमें बिल्कुल बेसिक से जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी फार्मूले दिए गए हैं सबको मैंने बता दिया है। तो प्यारे दोस्तों किन्हीं भी 2 समीकरणों के अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन होता है वो आपका होता है a1 बट्टे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। यह आपका कंडीशन होता है। किन्हीं भी 2 समीकरणों का अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है a1 बट्टे a2 बराबर a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, यानी a1 बट्टे a2 का जो मान होगा वह b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से आप साइड वैल्यू रख दीजिए। इस
इसको आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराइए। इसको आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराइए। यह समीकरण आपका 1 मान लीजिए, यह समीकरण आपका 2 मान लीजिए। तो यहां से आप a1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 का मान आपका k आएगा। फिर यहां से आप a2 का मान निकालेंगे तो 3 आएगा बराबर नॉट इक्वल टू ठीक। उसके बाद से b1 का मान यहाँ पर कितना है, b1 का मान यहाँ पर है 2 और b2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1 आएगा। मैंने क्या किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 से समीकरण 1 को तुलना कराया और a2x प्लस b2y प्लस c2 से समीकरण 2 को तुलना कराया और सारी वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से k का मान क्या आएगा, k का जो मान होगा वह नॉट इक्वल होगा 6 के। यही आपका एक अद्वितीय हल होने का कंडीशन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो समीकरणों को अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि जो a1 बट्टे a2 का मान होगा वह b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं होगा। अब सारी वैल्यू आपको रख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है समीकरणों 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 वज्र गुणनखंड से हल हेतु प्राप्त समीकरण है। यानी कि इन दोनों समीकरणों को आपको वज्र गुणनखंड की सहायता से सॉल्व करना है। तो वज्र गुणनखंड का जो रूल होता है वो आपका होता है x बट्टे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बट्टे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1 होता है। यह वज्र गुणनखंड का रूल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हमको a1a2 b1b2 और c1c2 का मान पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे। ये समीकरण 1 मान लीजिए, यानी समीकरण 1 को आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर कराना है और ये आप समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 को आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर कराना है। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो x बटे b1 का मान कितना है, b1 का मान यहाँ पर है 1, b1 का मान आपका है 1 गुणे c2 का मान निकालिए। तो c2 का मान यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर 7 रख देना है। फिर माइनस b2 का मान कितना है, b2 का मान यहाँ पर है 3 गुणे c1 का मान कितना है, c1 का मान आपका है 4 बराबर y को y ही रखना है बटे c1। तो c1 का मान कितना है, c1 का मान आपका है 4 गुणे a2 का मान आपका कितना है, a2 का मान आपका है 1 माइनस c2 का मान आपका है 7 गुणे उसके बाद से a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका है 2 बराबर यहाँ पर 1 बट्टे a1 का मान आपका कितना है, a1 का मान आपका है 2 गुणे फिर उसके बाद से b2 का मान आपका है 3 माइनस उसके बाद से a2 का मान देखिए कितना है, a2 का मान आपका है 1 है। उसके बाद से b1 का मान कितना है, b1 का मान देखिए यहाँ पर 1 है। अब इसी को हल कर लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा x बट्टे 7 गुणे 1 करेंगे 7 माइनस 3 चौक 12 बराबर y बट्टे 4 एकम 4 माइनस 7 दूना 14 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बट्टे 2 3 6 और माइनस 1। तो इसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा 7 माइनस 12 4 माइनस 14 और 7 माइनस 12 4 माइनस 14 यानी 6 माइनस 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस y बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। y का विलोपन का सेंस है आपको y के गुणांक को समान करना है। y का विलोपन करने पर x का मान आपको निकालना है। y
का विलोपन का मतलब ये है कि y के गुणांक को आपको समान करना है। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि यही तो है, आपको x अथवा y के गुणांक को समान करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि y का विलोपन करने पर यानी y के मान को, y के गुणांक को आपको समान करना है और x का मान निकालना है। तो देखिएगा, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखिए y का गुणांक यहाँ पर 5 है, यानी कि समीकरण 2 में यदि मैं 5 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी y का गुणांक 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी y का गुणांक 5 हो जाएगा, यानी हमारा x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 5। तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूना 10x प्लस का 5y बराबर 17 25 85। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में मैंने 5 से गुणा करा तो ये आया, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 3 से, यानी समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए तो समीकरण 1 आपका है 6x माइनस का 5y बराबर 11 और समीकरण 3 आपका है 10x प्लस का 5y बराबर आपका है 85। हल कर लीजिए तो देखिए जोड़ना है हमको तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16x होगा, ये आपका प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल होगा बराबर 85 में 11 जोड़ेंगे तो 96 आएगा, यानी आपका क्या आएगा 16x बराबर 96। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया है, लास्ट में आपको केवल कैलकुलेशन करना है, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।